नमस्कार, मैं श्वेता सिंह आपका स्वागत करती हूं। रात के 10 बज रहे हैं, आप आज तक पर दस्तक देख रहे हैं। क्रिकेट की पिच और पॉलिटिक्स दोनों में टाइमिंग का महत्व बहुत होता है। टाइमिंग की दस्तक देती सियासत की कहानी बताएं उससे पहले एक किस्सा याद करिए। 1956 में एक रेल हादसा हुआ था। नैतिकता के नाम पर तत्कालीन रेल मंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने इस्तीफा दे दिया। नए दौर की नई सियासत में नैतिकता हाथी का दांत है, सिर्फ बाहरी रूप से दिखाने के लिए। अब किसी भी सरकार में कोई मंत्री किसी भी मामले में आरोपी हो तो आला कमान से फटकार, हाईकमान से अंदर खाने सफाई मांगी गई जैसी खबरें आती हैं। कोई मंत्री का इस्तीफा नहीं होता। दिल्ली की राजनीति तो एक कदम और आगे है। यहां शराब घोटाले में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया आरोपी नंबर 1 बनाए जाते हैं। इस्तीफा तो दूर की बात, सीबीआई के सवालों का जवाब देने जाते वक्त पार्टी की तरफ से भगत सिंह घोषित करके देश के लिए कुर्बानी देने जाने का ऐलान किया जाता है। गुजरात का चुनाव है और दिल्ली से दांव है। कहानी ऐसी कि जब मनीष सिसोदिया के घर शराब घोटाले में छापेमारी हुई तो आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल ने इसे अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता से बीजेपी का डर कहा। जब मनीष सिसोदिया सीबीआई दफ्तर पूछताछ के लिए जवाब देने जाएं, तो पार्टी से गुजरात चुनाव में मनीष सिसोदिया को प्रचार करने से रोकने की कहानी कहती है। मनीष सिसोदिया से सवाल जवाब होते रहते हैं और गुजरात में अरविंद केजरीवाल नारे लगवा देते हैं कि जेल के ताले टूटेंगे, मनीष सिसोदिया छूटेंगे। जनता भी कंफ्यूज हो जाती है कि भ्रष्टाचार का आरोप और जांच का सामना करना नेताओं के लिए अब झटका है या क्रांतिकारी बन जाने का रास्ता। पत्नी माथे पर तिलक लगाती है, मां के पैर छूकर आशीर्वाद दिया जाता है। भगत सिंह की पहचान बताकर पीले रंग का गमछा गले में डालकर निकलते हैं, साथ में पार्टी के बड़े नेता। पीछे सैकड़ों कार्यकर्ताओं का हुजूम एसयूवी कार के सनरूफ से बाहर निकलकर हाथ में तिरंगा लिए हुए। ऐलान इस बात का कि शराब घोटाले के आरोप में पूछताछ के बाद गिरफ्तारी भी हो जाए तो तुम सब गर्व करना। देश कुर्बानी मांग रहा है और हम कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। हमें आज मैं आप सबसे भी कहना चाहता हूं, इसका अफसोस मत करना। अगर मैं जेल चला जाऊं तो अफसोस मत करना, गर्व करना। हमारे लिए गर्व की बात है कि हमें देश के लिए कुर्बानी देने का अवसर आया है। हम कुर्बानी से पीछे नहीं हटेंगे। विरोधी दलों के नेताओं को भ्रष्टाचारी बताकर लिस्ट बनाकर जो पार्टी कभी वोट मांगती रही, वो अब अपने ही भ्रष्टाचार के आरोपी नेता को भगत सिंह घोषित कर देती है। शराब घोटाले के आरोपी नंबर 1 मनीष सिसोदिया शराबबंदी के प्रबल समर्थक महात्मा गांधी की समाधि पर जाकर माथा टेकते हैं। सीबीआई के सामने करोड़ों के घोटाले के आरोप में जो जवाब देने निकले वो कह रहे हैं इंकलाब जिंदाबाद। भ्रष्टाचार का कोई मामला हो तो कानून के हिसाब से अब तक तो यही होता आया कि किसी मामले में जांच एजेंसी पड़ताल करती है, जांच के बाद पुख्ता सबूत मिले तो गिरफ्तारी होती है, आरोपों की जांच के बाद चार्जशीट दाखिल होती है और फैसला अदालत करती है कि कोई भ्रष्टाचारी है या नहीं। लेकिन हो ये रहा है कि पड़ताल शुरू होते ही जांच एजेंसी को सत्ताधारी पार्टी का कठपुतली बताया दिया जाए। दिल्ली में गिरफ्तारी हुई भी नहीं और गुजरात में नारे लग गए कि जेल के ताले टूटेंगे। चार्जशीट दाखिल होने से पहले ही बता दिया जा रहा है कि पार्टी और पार्टी के नेताओं की लोकप्रियता से घबराकर सब कुछ बीजेपी करा रही और फैसला अदालत करती उससे पहले खुद पार्टी कह देती है हमारे नेता भगत सिंह है, कट्टर ईमानदार है। हमारे शिक्षा मंत्री है मनीष सिसोदिया। सुना है, किस किसने सुना है मनीष सिसोदिया का नाम? उन्होंने सारे स्कूल बनवाए हैं, उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में दिल्ली के अंदर गजब किया, इतने सारे शानदार स्कूल बनाए हैं। अभी थोड़े दिन पहले वो गुजरात आए थे। उन्होंने कहा गुजरात में हमारी सरकार बनेगी, गुजरात में भी गांव गांव के अंदर, शहर शहर के अंदर ढेर सारे स्कूल बनाएंगे। अभी उन्होंने गुजरात आना था, लेकिन आज इन लोगों ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया। वो नहीं चाहते कि मनीष सिसोदिया गुजरात में जाके चुनाव का प्रचार करें। 1 महीने तक ये मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करेंगे। जैसे ही 8 तारीख को नतीजे आएंगे,
गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, जेल के ताले टूटेंगे, मनीष सिसोदिया छूटेंगे। आज ये अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर ये कहा जाए कि ये जश्न भ्रष्टाचार है। पहले तो भ्रष्टाचार कीजिए, दलाली कमाइए, और उसके ऊपर जब आपसे पूछा जाए सवाल, जब आपसे सवाल पूछताछ किया जाए तो आप जश्न मनाइए। जिस प्रकार से मनीष सिसोदिया आज एक खुले कार में अपने समर्थकों के साथ नारे लगाते हुए, फूल माला डाले हुए निकले हैं, ऐसा लग रहा है मानो कोई किला फतेह करके वापस आ रहा है। क्रांति जुलूस की शक्ल में मनीष सिसोदिया सोमवार सुबह 11:15 बजे सीबीआई दफ्तर पहुंचते हैं। संजय सिंह समेत बाकी नेता कार्यकर्ता मुख्यालय के सामने प्रदर्शन करते हैं। और पुलिस कदम पर ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सीबीआई कदम पर ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ईडी कदम पर ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये बात सच है कि आरोप लगने का मतलब दोषी नहीं होता। ये भी सच है कि संविधान से सबको अपने लिए आवाज उठाने का अधिकार है। सच ये भी है कि जांच एजेंसियों को लेकर सियासत के आरोप लंबे वक्त से देश में लगते आए, लेकिन करप्शन के आरोप अगर राजनीति की वजह से लगे हैं, जांच राजनीतिक रास्ताकशी में हो रही है, या करप्शन के आरोप लगने के बाद राजनीति के दिखावे वाली क्रांति हो रही है, तो चिंता की बात है। याद करिए कर्नाटक के विधायकों के मामले में सुप्रीम कोर्ट की आज के राजनीतिक माहौल पर हुई टिप्पणी, जब अदालत को कहना पड़ा था कि लोकतंत्र में संवैधानिक नैतिकता बरकरार रखने की जिम्मेदारी सरकार और विपक्ष दोनों पर बराबर होती है। भारत में राजनीतिक दल सत्ता में रहने पर अलग और सत्ता से बाहर होने पर अलग ढंग से इस जिम्मेदारी को देखते हैं। यही वजह है कि भारत में जनमानस मानने लगा कि हमारी राजनीतिक व्यवस्था अनैतिक हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने अगर एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि जनता मानने लगी है कि राजनीतिक व्यवस्था अनैतिक हो चुकी है, तो यह गलत नहीं है। 2018 में लोक नीति CSDS के एक सर्वे में जनता ने राजनीतिक दलों पर भरोसा -1.75% जताया था। राजनीतिक दलों पर इस नकारात्मकता की वजह क्या लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं पर अपनी सुविधा अनुसार सवाल उठाने वाली सियासत नहीं है? 3 तस्वीरें दिखाते हैं आपको। नवाब मलिक, संजय राउत और मनीष सिसोदिया, तीनों चेहरे भ्रष्टाचार के आरोपों के कटघरे में। नवाब मलिक गिरफ्तारी से पहले विक्ट्री साइन दिखा रहे थे, मुट्ठी तान रहे थे। संजय राउत गमछा लहराकर रोड शो करते हुए जांच एजेंसी के सामने जा रहे थे। इन दोनों की बाद में गिरफ्तारी हो गई थी। मनीष सिसोदिया भी इसी तरह रोड शो करते हुए भगत सिंह पार्टी की तरफ से घोषित होकर बलिदान की बात करते हुए सीबीआई मुख्यालय पहुंचे। ऐसे रोड शो करप्शन के आरोपों पर जांच का फैसला आने से पहले खुद को जनता के सामने बेदाग दिखाने की एक राजनीतिक कोशिश होती है। सवाल है कि न्याय का इंतजार क्यों नहीं किया जाता? क्यों राजनीतिक दल खुद ही जांच एजेंसी, खुद ही न्यायालय और खुद न्यायाधीश बन जाते हैं? क्यों वो जनता के मन में इन संस्थानों के प्रति संशय पैदा करते हैं? इस समय की एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। मनीष सिसोदिया से फिर पूछताछ होगी। इस मामले में जो आज पूछताछ हुई है, जो आज 9 घंटे पूछताछ हुई है, जिसके बाद ये साफ तौर पर आम आदमी पार्टी की तरफ से दिखाने का प्रयास जेल में भी डाल देंगे, तब भी आज गुजरात का बच्चा चुनाव लड़ रहा है। मैं मनीष जी को कहना चाहता हूं, आप चिंता मत करो, आपके ना आने से प्रचार बंद नहीं होने वाला। ये सारी जनता प्रचार कर रही है। इसलिए ये पूरी कवायद की जा रही है कि गुजरात के चुनाव से मनीष सिसोदिया जी को दूर रखा जाए। भले ही गिरफ्तार करके महीना भर मनीष सिसोदिया जी को गुजरात में जाने दें, जब तक पूरा गुजरात के चुनाव नहीं हो जाते मनीष सिसोदिया जी को जेल में रखा जाएगा। क्या वाकई ऐसा हो सकता है कि गुजरात में 5 साल जिस पार्टी को नोटा से भी कम वोट मिला, उस आम आदमी पार्टी से गुजरात के चुनाव में डरकर मनीष सिसोदिया को जेल भेजने की सियासी साजिश हो जाए? अगर सिर्फ आंकड़ों को हल्का सा खंगाल लें तो 1995 के चुनाव में गुजरात की 50 सीट पर बीजेपी को 50% से ज्यादा वोट मिला। 1998 में 57 सीट ऐसी रही, 2002 में 84, 2007 में 70,
2012 और 2017 में 67 सीट ऐसी रहती है जहां बीजेपी 50% से ज्यादा वोट हासिल करती है। यानी कम से कम 1/3 सीट तो गुजरात की ऐसी है जहां बीजेपी 50% से ज्यादा वोट पाती है। क्या करीब 2.5 दशक से गुजरात में इतनी मजबूत बीजेपी को आम आदमी पार्टी से डर लगेगा, जबकि बीजेपी 49% वोट पिछले चुनाव में भी पाई जब कांग्रेस ने अपना वोट शेयर बढ़ाकर टक्कर दी थी। मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार करके आम आदमी की हिम्मत नहीं तोड़ सकते। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं, नेताओं, मंत्रियों की हिम्मत नहीं तोड़ सकते। गुजरात की उस जनता की हिम्मत नहीं तोड़ सकते जो बदलाव के लिए तैयार बैठी हुई है। एजेंसीज के साथ कोऑपरेट करने के बदले जिस प्रकार का शक्ति प्रदर्शन के नाम पर भ्रष्टाचार का भक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है, आज ये दिखाता है कि आम आदमी पार्टी की जो यात्रा रही है वो स्वराज से शराब तक और इंडिया अगेंस्ट करप्शन से जो शुरू हुई थी, आज वो भ्रष्टाचार बचाओ आंदोलन पर आ चुकी है। गुजरात में अब तक 2 दलों की टक्कर होती आई। पिछले कुछ दिनों में जरूर लगातार आम आदमी पार्टी गुजरात में चर्चा में दिखी, लेकिन क्या वाकई उलटफेर करने की स्थिति भी है और इसीलिए सिसोदिया की जल्द गिरफ्तारी के दावे कर दिए जाते हैं। लेकिन यहाँ तक की क्रोनोलॉजी देखिए, शराब घोटाले में छापेमारी से लेकर सीबीआई की पूछताछ के बीच तक कितने दावे आम आदमी पार्टी के तरफ से हुए हैं। जैसे केजरीवाल की लोकप्रियता से घबराकर सिसोदिया के घर छापा पड़ने का दावा, दिल्ली के शिक्षा मॉडल की तारीफ न्यूयॉर्क टाइम्स में छपने के बदले छापा, मनीष सिसोदिया महाराणा प्रताप के वंशज हैं, राजपूत हैं, डरेंगे नहीं, मनीष सिसोदिया को सीएम बनाने का ऑफर देकर तोड़ने की कोशिश थी, नहीं माने तो छापा, जांच एजेंसी का डर दिखाकर आम आदमी पार्टी के विधायकों को 20-20 करोड़ का ऑफर देकर सरकार गिराने की कोशिश हुई, मनीष सिसोदिया भगत सिंह का बसंती रंग पहनकर निकले हैं, बलिदान देंगे, मनीष सिसोदिया घबराएंगे नहीं, गुजरात की जनता उनके साथ है, मनीष सिसोदिया को गुजरात में प्रचार से रोकने के लिए 8 दिसंबर तक उनको जेल में रखने का दावा। जनता भी इतने दावे देखकर समझ नहीं पाएगी कि केजरीवाल से डरकर छापा पड़ा या सिसोदिया से डरकर, शिक्षा मॉडल से डरकर छापा पड़ा या विधायकों को खरीदने के लिए छापा पड़ा, दिल्ली में सरकार गिराने के लिए छापा पड़ा या गुजरात में आम आदमी पार्टी को सरकार बनाने से रोकने के लिए छापा पड़ा। चुनाव के वक्त भ्रम में जनता को डालने की पॉलिटिक्स भी गुजरात में चल रही है, जहां बीजेपी ने प्रधानमंत्री को दी गई गाली के बाद कहा कि केजरीवाल और कांग्रेस आपस में मिले हुए हैं। कांग्रेस कहती है कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी की मैच फिक्सिंग है। आज सिसोदिया से 9 घंटे पूछताछ दिल्ली में हुई तो गुजरात में केजरीवाल ने कह दिया कि बीजेपी और कांग्रेस की मिली भगत के कारण ऐसा हो रहा है। मनीष सिसोदिया से जब सीबीआई दफ्तर में पूछताछ होती है तब अरविंद केजरीवाल गुजरात में एक और ऐसा बयान देते हैं जिसे सुनकर कोई भी कहे कि ऐसा कैसे हो सकता है। जब से आईबी की रिपोर्ट आई है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है, ये दोनों पार्टियां गुटरगू कर रही हैं। अब मिलके दोनों की सीक्रेट मीटिंग हो रही है, रात को 12 बजे मिलते हैं ये दोनों 12 बजे मिलके दोनों ने सेटिंग करी है कि कुछ भी हो जाए आम आदमी पार्टी नहीं आनी चाहिए। दोनों एक साथ एक ही भाषा इस्तेमाल करते हैं। रात को 12 बजे मिलते हैं कि कल ये गाली देनी है, दोनों मिलके एक ही जैसी गाली देते हैं। एक कहता है केजरीवाल ठग है, दूसरा कहता है केजरीवाल महाठग है, एक कहता है केजरीवाल खालिस्तानी है, दूसरा कहता है केजरीवाल आतंकवादी है। खूब गालियां दे रहे हैं। यानी अरविंद केजरीवाल के मुताबिक गुजरात में बीजेपी और कांग्रेस दोनों मिल गए। माने अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी मिलकर उन्हें गुजरात में रोकना चाहते हैं। इस पर क्या यकीन करेंगे? अगर नहीं तो फिर ऐसे बयान क्यों आते हैं? इसलिए गुजरात की राजनीति को फिर से आंकड़ों में देखिए। 1995 से लेकर 2017 तक के गुजरात विधानसभा के चुनावों में हर बार करीब 10% वोट का फासला बीजेपी ने कांग्रेस के साथ रखा है, लेकिन पिछले चुनाव में आंकड़ा घटकर 8% तक आया और पिछले ही चुनाव में बीजेपी 100 सीट के भीतर जीतती है। यानी कांग्रेस ने पिछली बार थोड़ी ताकत दिखाई। इस बार कहा जा रहा है कि गुजरात में कांग्रेस छुपी हुई रणनीति के साथ चुनाव लड़ रही है। याद दिलाते हैं आपको गुजरात के चुनाव में अभी दौरे पर गए प्रधानमंत्री का दिया गया बयान। ચાલ સમજવાની જરૂર છે। તમે જોયું હશે આ વખતે કોંગ્રેસ કોઈ સભાઓ નથી કરતી, કોઈ પ્રેસ કોન્ફરન્સ નથી કરતી અને કરે તોય મોદી ઉપર હુમલો નથી કરતી, અપશબ્દોનો જરાય ઉપયોગ નથી કરતી। કારણ એણે એક નવી ચાલાકી કરી છે, એનાથી સતર્ક રહેવાની જરૂર છે।
बीजेपी कहती है कि केजरीवाल और कांग्रेस मिले हुए हैं। केजरीवाल कहते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस की आपसी गुपचुप राजनीति है। कुल मिलाकर कांग्रेस को दोनों तरफ से घेरा जाता है। तब एक सवाल है, क्या गुजरात की चुनावी राजनीति में आम आदमी पार्टी लगातार खुद को बीजेपी के सामने टक्कर में दिखाने का मौका पा रही है या मौका भुना रही है? जैसे अभी पिछले 2 महीने में शराब घोटाले में आरोपी मनीष सिसोदिया कभी महाराणा प्रताप के वंशज बताए जाते हैं, कभी भगत सिंह बताए जाते हैं और कभी हॉलीवुड फिल्मों के सुपर हीरो की तरह दिखाए जाते हैं। और केजरीवाल तब गुजरात में कहते हैं, कांग्रेस को वोट देके अपना वोट बर्बाद मत करना। सर्वे में आया है उनकी 10 से भी कम सीट आ रही हैं और वो 10 भी बीजेपी में चले जाएंगे जीतने के बाद। अपना वोट कांग्रेस को देके बर्बाद मत करना। इस बार एक बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है गुजरात के अंदर, उस बदलाव का हिस्सा बनो। ऊपर वाला झाड़ू चला रहा है, कोई दिव्य शक्ति काम कर रही है अपना। क्या अरविंद केजरीवाल वो वोट बटोरना चाहते हैं जो एंटी इनकम्बेंसी के नाम पर बीजेपी से कट्टा और कांग्रेस को मिलता? क्या अरविंद केजरीवाल वो वोट बटोरना चाहते हैं जो कांग्रेस के विकल्प के तौर पर खींचा जा सके? क्या इसीलिए दिल्ली में कुछ भी होगा तो सीधे उसे गुजरात के चुनाव से जोड़ दिया जाएगा? टाइमिंग पर ही सवाल की दूसरी दस्तक देती हत्या और रेप के दोषी राम रहीम की कहानी। 20 साल की सजा काट रहे राम रहीम को जेल से 40 दिन के पैरोल पर छुट्टी मिली है। आरोप लग रहा है कि जेल से इस रिहाई के पीछे चुनावी टाइमिंग का खेल है। प्यारी साथ संगत जियो, हम फिर से आपके दर्शनों के लिए यूपी आश्रम में पहुंच चुके हैं और आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। मालिक सबको खुशियां दे, दया में रहमत से नवाजे। हत्या और रेप के केस में सजा काट रहे राम रहीम को फिर से जेल से 40 दिन की छुट्टी मिलने के बाद का ये वीडियो है। और आपने पहले की तरह जैसे आपको बोला था कि आप मानते रहना अपने अपने घरों में, जैसे भी आपको बताएंगे जिम्मेवार लोग उसके अकॉर्डिंग करना है, मनमर्जी नहीं करनी, भगदड़ नहीं करनी। सो ये आप जरूर मानिएगा हमारी बात, हमेशा मानते हैं, हमें गर्व है आप लोगों पे। कानून कहता है कि पैरोल पर राम रहीम बाहर है। कानून कहता है कि कोई कैदी 3 साल जेल में काटने के बाद तय समय के लिए जेल से पैरोल या फरलो पर बाहर आ सकता है, जिसके पीछे मकसद होता है कैदी कुछ दिन बाहर आकर अपनी जरूरी सामाजिक पारिवारिक जिम्मेदारी निभा सके। लेकिन राम रहीम बाहर आकर फिर से भक्तों को दर्शन देने की बात कहता है। सो परमपिता परमात्मा और बहुत ज्यादा खुशियां दे आपको। सो आपके दर्शनों के लिए यहाँ पे आ गए हैं, तो दर्शन चलते रहेंगे, बातें होती रहेंगी, सारी बातें करेंगे आपसे। सवाल उठता है कि राम रहीम अपनी जरूरी जिम्मेदारी निभाने के लिए जेल से बाहर आया या फिर राम रहीम के जेल से बाहर आने का एक बार फिर कोई सियासी रिश्ता है, राजनीतिक टाइमिंग है। सवाल की वजह आपको बताएं उससे पहले एक बार फिर जेल से बाहर निकले 20 साल के सजायाफ्ता कैदी राम रहीम के इस बयान को सुनिए। माननी है बात, हमें पता कहने की जरूरत नहीं इतनी बार कि जिम्मेवार आपको जैसे कहेंगे उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने चलना है, उसके अकॉर्डिंग बात करनी है। सवाल यही तो है, क्या जेल से इस बार बाहर पैरोल पर छुट्टी पाया राम रहीम भक्तों को सियासी संदेश देगा? सवाल की वजह समझिए, क्योंकि सियासत में टाइमिंग सब कुछ होती है। अपने लाखों भक्तों की ताकत पर सत्ताधारियों को भी अपने आगे एक वक्त नतमस्तक करता रहा राम रहीम इस बार तब 40 दिन के लिए जेल से बाहर आया जबकि हरियाणा में पंचायत चुनाव होने वाले हैं, साथ ही आदमपुर में उपचुनाव भी होने वाला है। इससे पहले पंजाब चुनाव के वक्त भी राम रहीम को 21 दिन के लिए जेल से छुट्टी मिली थी। सवाल तब भी उठे थे और तब हरियाणा के जेल मंत्री ने सफाई दी थी। क्योंकि 3 साल आज से 4 महीने पहले हो जाते तो तब फरलो मिल जाती है। अब ये तो समय का ही तो इत्तेफाक है कि पंजाब के चुनाव हो रहे हैं, उन्हें मिल गई, उसमें कोई फर्क नहीं। 3 साल पे मिलती है, 3 साल होने के बाद। हर बार सिरसा का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी यही रिपोर्ट कर रहा है कि उसके बाहर आने से लॉ एंड ऑर्डर को खतरा है और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन नहीं किया जा सकता। अगर वो बाहर आएगा फिर से दंगे भड़क सकते हैं, तो फरलो के लिए किसी रिपोर्ट की ज्यादा जरूरत नहीं होती। इसलिए इस बार थोड़ा सा इसको नया पैंतरा आजमाया गया, फरलो दी गई है ताकि बाहर बात लीक ना हो, मीडिया में बात ना जाए। गुपचुप तरीके से यह सब किया गया, प्लान किया गया और गुपचुप तरीके से उसे निकालने का एक ये सारा प्रपंच किया गया वोट बैंक के लालच के पीछे। क्योंकि टाइमिंग जो है वो आप देखिए पैरोल की, यूपी और पंजाब में इलेक्शन बिल्कुल आने वाला है। 20 अक्टूबर 1962
यही वो तारीख थी जब चीन ने भारत पर हमला किया था। हिंदी चीनी भाई भाई के नारे को बुरी तरीके से कुचल दिया था। चीन के इस धोखे को 60 साल होने को है, लेकिन चीन से आने वाली खतरे की दस्तक में कमी नहीं आई है। खबर है कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की कांग्रेस में गलवान झड़प के वीडियो को दिखाया गया। इस खूनी झड़प में घायल चीनी अफसर को खास तौर पर चीन की सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस में बुलाया गया था। सवाल यह है कि शी जिनपिंग ने ऐसा करके क्या संदेश देने का प्रयास किया है? इतनी अहम बैठक में सिर्फ भारत से जुड़े संघर्ष का वीडियो चलाना कहीं आने वाले कल के खतरे से जुड़ी कोई बड़ी दस्तक तो नहीं है? ये चीन की सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस है, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की 20वीं कांग्रेस, जिसमें शी जिनपिंग के स्वागत 2200 से ज्यादा सबसे अहम चीनी नेताओं ने खड़े होकर तालियां बजाई। ये अहम बैठक ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में हो रही है, जहां शी जिनपिंग चीन के नए विधाता बनकर उभरे हैं। 和世界100年未有之大变局，团结带领全党全军全国各族人民，有效应对严峻复杂的国际形势。 इस बैठक पर दुनिया भर की नजरें हैं, लेकिन इस मीटिंग में जिस बात ने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा है, वो गलवान के खूनी झड़प पर चीन का झूठ है। चाहे स्थिति कुछ भी हो, परिस्थिति कुछ भी हो, भारत पूरी दृढ़ता से देश की एक एक इंच जमीन की, देश के स्वाभिमान की रक्षा करेगा। जिसने एक बार फिर साबित कर दिया है कि चीन जैसा धूर्त देश दुनिया में कोई और नहीं है। चीन अपने प्रोपेगेंडा वीडियो से अक्सर अपनी ताकत दिखाता है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने इस बार दुनिया की आंख में धूल झोंकने के लिए अपनी सबसे अहम कॉन्फ्रेंस को मोहरा बनाया है और गलवान पर सबसे बड़ा झूठ बोला है, जिसका सबसे बड़ा सबूत चीन का एक कमांडर है। नाम है की फेबाओ। 15 जून 2020 को की फेबाओ के नेतृत्व में चीनी सैनिक भारतीय जवानों को देखकर गलवान में डर के मारे कांप रहे थे, लेकिन फिर भी शी जिनपिंग ने इसे अपनी जीत के तौर पर पेश करते हुए शेखी बखारी है। हिंदुस्तान के लिहाज से सीपीसी की 20वीं कांग्रेस में गलवान को लेकर 3 अहम बातें गौर करने लायक है। पहला, इस अहम कॉन्फ्रेंस में गलवान की खूनी झड़प के वीडियो को दिखाया गया है। इस दौरान गलवान में लड़ने वाले चीनी कमांडर को इस बैठक में खास तौर पर बुलाया गया। सबसे अहम बात, चीन पर आजीवन राज करने जा रहे शी जिनपिंग ने अपनी सरकार की बड़ी उपलब्धि के तौर पर गलवान संघर्ष को दिखाया है। 15 जून 2020 को गलवान की घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प ने दोनों देशों के रिश्तों को बुरी तरह बिगाड़ दिया। ऐसा करीब 45 साल बाद हुआ, जब भारत और चीन बॉर्डर पर किसी तरह की हिंसा या झड़प इतनी जाने गई। यही नहीं, हिंदुस्तान और चीन के रिश्ते इतने बुरे दौर में चले गए कि एलएसी पर चीन के पीछे हटने के बावजूद पीएम मोदी ने एससीओ की बैठक शी जिनपिंग से हाथ मिलाने तक गवारा नहीं समझा। हम कभी किसी को भी उकसाते नहीं हैं, लेकिन हम अपने देश की अखंडता और संप्रभुता के साथ समझौता भी नहीं करते हैं। चीन एक तरफ भारत से रिश्ते सामान्य करने का दावा करता है, तो दूसरी तरफ सीपीसी की कांग्रेस के आयोजन स्थल पर बड़ी स्क्रीनों पर गलवान में हुए खूनी संघर्ष के वीडियो फुटेज दिखाता है। खबर है कि इस बैठक में चीन के सैन्य कमांडर की फेबाओ पीएलए की ओर से शामिल 304 प्रतिनिधियों में शामिल थे। ऐसा पहली बार नहीं है कि की फेबाओ को चीन ने सम्मानित करके गलवान पर झूठ बोला हो। इससे पहले विंटर ओलंपिक में इसी चीनी सैन्य कमांडर को शी जिनपिंग ने खेलों की मशाल थमाई थी। चीन पर नजर रखने वालों का कहना है कि जिनपिंग बार बार गलवान के कमांडर को सुर्खियों में रखकर पीएलए की जीत के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। शी जिनपिंग गलवान घाटी में खूनी झड़प को चीनी सेना के
दमखम के सबूत के तौर पर दिखाना चाहते हैं। कहीं न कहीं चीन ये सब भारत को नीचा दिखाने के लिए कर रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि चीन ऐसा करके ये बता रहा है कि हिंदुस्तान उसका सबसे बड़ा दुश्मन है, जिसे लेकर भारत उसे पहले ही आईना दिखा चुका है। हमारे लिए भारत की अखंडता और संप्रभुता सर्वोच्च है और इसकी रक्षा करने से हमें कोई भी रोक नहीं सकता। इस बारे में किसी को भी जरा भी भ्रम या संदेह नहीं होना चाहिए। गलवान की हकीकत सारी दुनिया जानती है कि चीनी कमांडर की फेबाओ एक भगोड़ा था। इसकी पोल ऑस्ट्रेलियाई वेबसाइट द क्लैक्सोन ने खोली थी। इस वेबसाइट की टीम ने सोशल मीडिया रिसर्चर्स की मदद से ये बात दुनिया को बताई थी कि की फेबाओ ने गलवान घाटी में हिंसक झड़प की शुरुआत की थी। इसी के आदेश के बाद चीन के सैनिकों ने स्टील पाइप और कटीले तारों लगे डंडों से भारतीय सैनिकों पर हमला किया था। भारतीय जवाबी हमले में जब चीन के 2 सैनिक ढेर हो गए और कर्नल की फेबाओ सिर पर गहरी चोट लगने के बाद युद्ध भूमि को पीठ दिखाकर भाग रहे थे, तब अपने नेता को भागता देख चीनी सैनिक घबराकर बिना सोचे समझे गलवान घाटी में कूद गए और 38 सैनिक बह गए। इसी सच पर पर्दा डालने के लिए जिनपिंग कर्नल की फेबाओ को पहले विंटर ओलंपिक की मशाल सौंपी, तो अब उन्हें सबसे अहम बैठक में बुलाया। लेकिन सवाल यह है कि जिनपिंग झूठ को सच बनाने पर क्यों तुले हैं? इस सवाल पर चीन पर कड़ी नजर रखने वाले एक्सपर्ट कहते हैं ये दिखाना चाह रहा है इस पार्टी कांग्रेस में कि असल में चीन के पर्सपेक्टिव से वो चीन की हार नहीं हुई है। चीन उसको अपनी जीत मानता है। चीन उसको भारत के ऊपर दबाव बनाने की प्रक्रिया का हिस्सा मानता है और इसीलिए वो इस बात को कांग्रेस पार्टी कांग्रेस में भी रेखांकित कर रहा है। चीन चाहे जो संदेश दे, लेकिन इस बार भारत उसके झांसे में नहीं आएगा। LAC पर तैनात 50,000 से ज्यादा हिंदुस्तानी फौज की नजर ड्रैगन की हर हरकत पर है। शायद इसीलिए शी जिनपिंग को गलवान के झूठ को हथियार बनाने को मजबूर होना पड़ा है। मैं देश को भरोसा दिलाना चाहता हूं, हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। आज तक ब्यूरो। साठ साल पहले जब चीन ने भारत पर हमला किया था, तब चीन की सत्ता माओ त्से तुंग के हाथ में थी, जो चीन के सबसे ताकतवर नेता है। शी जिनपिंग की तीसरी ताजपोशी भी उन्हें माओ की कतार में लाकर खड़ा कर देगी। कुछ लोग तो जिनपिंग को माओ से भी शक्तिशाली होने का दावा कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी का शी जिनपिंग की मुट्ठी में बंद होना, चीन का जिनपिंग के इशारे पर चलना, शी जिनपिंग का आजीवन चीन के राष्ट्रपति की कुर्सी पर चिपकना हिंदुस्तान के लिए चिंता की बात क्यों है? 2012 में चीन की बागडोर संभालने के बाद शी जिनपिंग ने अपने देश को पूरी तरह से बदल दिया। पहले जो चीन अपनी ताकत छिपाने में विश्वास करता था, शी जिनपिंग के आते ही वो वुल्फ वॉरियर की नीति अपनाने लगा। उसकी विदेश नीति आक्रामक हो गई और चीन अपने पड़ोसियों की सीमा में जबरन घुसने लगा। आज पूरा विश्व विस्तारवादी ताकतों से परेशान है। विस्तारवाद एक तरह से मानसिक विकृति है और 18वीं शताब्दी की सोच को दर्शाता है। इस सोच के खिलाफ भी भारत प्रखर आवाज बढ़ रहा है। हांगकांग को निगलने के बाद शी जिनपिंग की नजर अब ताइवान पर है, जिसे चीन में मिलाने को लेकर उनका उतावलापन किसी से छिपा नहीं है। CPC की इस अहम बैठक में उन्होंने ताइवान को शक्ति से हथियाने के अपने पुराने वादे को दोहराया। 我们坚决开展反分裂、反干涉重大斗争，展示了我们维护国家主权和领土完整、反对台独的坚强决心和强大能力。
अगस्त में जब अमेरिकी स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान गई थी तो पीएलए ने अपनी सबसे बड़ी मिलिट्री ड्रिल तुरंत लॉन्च कर दी। इससे ये माना गया कि चीन ने इसकी तैयारी पहले से कर रखी थी। अमेरिका से ताइवान की करीबी शी जिनपिंग को रास नहीं आ रही, इसीलिए जुलाई में जब जिनपिंग ने जो बाइडेन से फोन पर बातचीत की तो उन्होंने साफ कर दिया था कि वो ताइवान पर आग से खेल रहे थे। जो बाइडेन से जिनपिंग दो टूक कहा था, मैं आपसे सिर्फ इतना कहूंगा कि जो लोग आग से खेलने की कोशिश करते हैं वो जल जाते हैं। दरअसल शी जिनपिंग कम्युनिस्ट क्रांति के नेता और चेयरमैन रहे माओ त्से तुंग की बराबरी करना चाहते हैं। माओ त्से तुंग ने तिब्बत को चीन में मिलाया था। उनकी तरह बनने के लिए शी जिनपिंग ताइवान को किसी तरह हथियाना चाहते हैं। मुश्किल बात यह है कि अगर जिनपिंग ने ठान लिया तो फिर कम से कम चीन में उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। जिस तरह की विदेश नीति पिछले कुछ सालों चीन ने अपनाई है, वो आगे भी उसी तरह की और उससे भी ज्यादा आक्रामक विदेश नीति अपनाएगा। तो जो ताइवान का मुद्दा है वो शी जिनपिंग के लिए एक लेगेसी का इशू है, इसीलिए वो बार बार अपने आप को माओ की लेगेसी में काउंट करते हैं। और अगर वो ताइवान को मेनलैंड चाइना के साथ जोड़ने में कामयाब हो जाते हैं तो वो चीन के सबसे कद्दावर नेता के रूप में उनको इतिहास याद रखेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसीलिए वो बार बार इस बात को कह रहे हैं कि चाहे हम मुझे लड़ना पड़े इसके लिए, लेकिन मैं ये बात करूंगा। शी जिनपिंग जितने ज्यादा शक्तिशाली होंगे वो अपनी विस्तारवादी नीति को आक्रामक ढंग से लागू करेंगे। चीन का बड़ा पड़ोसी होने की वजह से इसका सबसे ज्यादा असर भारत पर होगा, जिसका अनुभव उनके साथ बेहद खराब रहा है। भारत और चीन के बीच करीब 3,500 किलोमीटर की लंबी सीमा है, जो 3 सेक्टरों में बटी है। पश्चिमी सेक्टर यानी जम्मू कश्मीर की सीमा 1597 किलोमीटर लंबी है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की 545 किलोमीटर लंबी सीमा चीन से लगती है। पूर्वी सेक्टर यानी सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में 1346 किलोमीटर का चीन के साथ बॉर्डर है। 1962 के बाद से अक्साई चीन पर ड्रैगन कब्जा कर चुका है, तो पूर्वी सेक्टर में वो अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा करता है। खड़गेन आक्रम्य भंजितः, खड़गेन आक्रमः भुंजितः, वीर भोग्या वसुंधरा, यानी वीर अपने शस्त्र की ताकत से ही धरती की, मातृभूमि की रक्षा करते हैं। ये धरती वीर भोग्या है, वीरों के लिए है। चीन सीमा विवाद को सुलझाना नहीं चाहता, उसकी कोशिश भारत को उलझाए रखने की है। जिनपिंग के 10 साल के कार्यकाल में भारत डोकलाम और गलवान घाटी का खूनी संघर्ष देख चुका है, इसीलिए गलवान घाटी के वीडियो को सीपीसी कांग्रेस में दिखाए जाने को चीन की तरफ से शुभ संकेत नहीं माना जा सकता। ऐसे में जिनपिंग का शक्तिशाली होना हिंदुस्तान के लिए किसी भी लिहाज से अच्छी बात नहीं है। शी जिनपिंग जो हैं वो तीसरी बार बन जाएंगे, चाहे वो अपने आप को 5 साल के लिए कहें या लाइफ के लिए कहें, क्योंकि उनका जो एक अपना एक नजरिया है, अपना एक विजन है चीन के लिए कि 2049 तक वो चीन को दुनिया का सर्वोपरि और सबसे ज्यादा ताकतवर देश बनाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, और उसी की तरफ वो काम भी कर रहे हैं। भले ही उनकी इकोनॉमी इस वक्त ठीक तरह से काम नहीं कर रही है। चीन तेजी से अपनी सेना को आधुनिक बना रहा है। उसके पास सबसे बड़ी नौसेना है, जिसने हिंद महासागर में अपना दखल बढ़ाना शुरू भी कर दिया है। इस तरह हिमालय से हिंद महासागर तक चीन का खतरा हर दिन के साथ बढ़ता जा रहा है, जिससे निपटने के लिए हिंदुस्तान हर मोर्चे पर तैयारी में जुट चुका है। आज तक ब्यूरो। चीन के हर कदम को ध्यान से देखकर पूरी तैयारी हमेशा भारत की रहनी चाहिए, और ये कोशिशें भारत की सरहदों पर नजर भी आती हैं। अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।